नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमने बहू की विदा के घटनाक्रम को अभी पिछले वीडियो में देखा। अब धीरे धीरे जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं बहू की विदा एकांकी से, उन प्रश्नों के आधार पर हम उसके बारे में बात करेंगे। तो एक प्रश्न बनता है कि पात्रों का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आप जैसा आपको बताया है मैंने अपने पिछले वीडियो में कि हर एकांकी में दो प्रकार के पात्र होते हैं। एक होता है प्रमुख पात्र और दूसरे होते हैं गौड़। तो आप प्रमुख पात्र और गौड़ पात्र को समझने के लिए आप कह सकते हैं कि प्रमुख पात्र का अभिप्राय होता है मेन कैरेक्टर, ठीक है, अंग्रेजी में आप कह देंगे। और गौड़ पात्र माने ऐसे कैरेक्टर्स जो मेन कैरेक्टर के लिए बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, सपोर्टिंग, राइट। तो अब प्रमुख पात्र बहू की विदा एकांकी में कौन कौन से प्रमुख पात्र हैं, यदि इस दृष्टि से देखा जाए तो एकांकी में समस्या का जन्म जीवनलाल की भूमिका के साथ होता है। तो जीवनलाल ही एक ऐसा पात्र है जो समस्या, जिसके वजह से समस्या है और उस समस्या का समाधान भी जीवनलाल के द्वारा ही होता है। तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि बहू की विदा एकांकी का सबसे प्रमुख पात्र जीवनलाल है। तो जीवनलाल देखते हैं, एक प्रमुख पात्र हुआ जीवनलाल। दूसरा आप देखेंगे, दूसरे अगर पात्र की दृष्टि से देखें तो दूसरी प्रमुख पात्र एकांकी में है राजेश्वरी। राजेश्वरी इसलिए क्योंकि वह जीवनलाल को, जो इस एकांकी का प्रमुख या मुख्य पात्र मान लीजिए, उसको समझाने का काम करती है, उसको प्रेरित करती है कि वह समझ पाए कि बहू और बेटी एक जैसी होती है। और ऐसा उसने समझाया, इसीलिए जीवनलाल का अंतिम निर्णय बहू को विदा करने का वो राजेश्वरी की के द्वारा दी गई प्रेरणा का ही परिणाम है। इसलिए राजेश्वरी एकांकी के स्वरूप के निर्धारण में, समस्या और उसके समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। इसलिए राजेश्वरी दूसरी प्रमुख पात्र है। और एकांकी में समस्याएं विभिन्न प्रकार की हैं और इस समस्या का प्रमुख कारण है दहेज। अब प्रमोद आता है जीवनलाल से अपनी बहन के विदाई के संदर्भ में बात करता है और जीवनलाल इनकार कर देते हैं, कहते हैं। तो ये प्रमोद का भी संवाद है, जिससे उसके चरित्र के बारे में हमें तरह की बातें पता चलती हैं। जो एकांकी के विस्तार में, प्रमोद का एक ऐसा चरित्र है जो एकांकी को एक विस्तार देता है, जिसके माध्यम से एकांकीकार ने अपनी समस्या को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसलिए प्रमोद भी एक महत्वपूर्ण पात्र है। प्रमोद और कमला भी आप देखेंगे। कमला के बारे में यदि हम बात करें तो कमला बहुत थोड़ा सा हिस्सा है कमला का, लेकिन इस थोड़े से हिस्से में ही कमला की भूमिका एक ऐसी बहू और एक ऐसी बहन की भूमिका है जो कि बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि आप थोड़ा ध्यान से देखें तो वह बड़ी जिम्मेदार है। वह नहीं चाहती कि उसका भाई उसको विदा कराने के लिए अपना घर बेचे। वह उसका ख्याल रखती, वो कहती है कि अभी तुम्हें विमला का भी विवाह करना है। ये एक हिस्सा है, वो दिखाता है कि किस प्रकार से वो अपने घर परिवार वालों से, अपने भाई से, अपनी माँ से और अपनी बहन के बारे में क्या सोचती है। वही ठीक दूसरा पहलू भी देखिए कि अपने ससुराल वालों के बारे में क्या सोचती है। वो बड़ी प्यार से कह देती है कि नहीं माने कोई बात नहीं, हमारे ससुर ही हैं जो थोड़ा जिद्दी है। वो उनके चरित्र पर कोई आरोप नहीं लगाती। यदि बार बार उसके विदा न होने का प्रमुख कारण जीवनलाल की जिद ही है, लेकिन फिर भी वह उनके चरित्र पर कोई मतलब बड़ों का पूरी तरह से सम्मान करते हुए वो कहती है कि वो ठीक है पर थोड़े से जिद्दी है। माँ के बारे में भी बताती है कि वह तो ममता की मूर्ति है। गौरी के बारे में कहती है वह हमेशा हंसती खेलती रहती है, उसके यहाँ आने के बाद
मुझे कोई कमी नहीं महसूस होगी। तो इस तरह से यदि हम देखें तो हमें यह पता चलता है कि कमला बहुत छोटी सी भूमिका है, पर उस भूमिका में जो संतुलन है एकांकीकार ने बड़ी सफलता से वो संतुलन किया है कि किस तरह से ससुराल और मायके का संबंध है, तो वो कमला के द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो कमला भी एक प्रमुख पात्र है। और बाकी के दो पात्र और हैं, उनको हम सहायक पात्र मान लेते हैं, जिन्हें हम कह दें, एक तो रमेश, जो कि कमला का पति है, रमेश जो कि कमला का पति है, जीवनलाल और राजेश्वरी का पुत्र है। तो अब ये देखें कि जीवनलाल और राजेश्वरी का पुत्र है, और रमेश के बारे में जीवनलाल कहता है कि मेरा पुत्र ऐसा नहीं है, वो जो बड़ों के सामने बात करे तो उसकी विनम्रता के बारे में बताते हैं। अब बात और समझ में आती है, जब विदाई के लिए तैयार हो जाते हैं तो प्रमोद और रमेश एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, तो इसका मतलब बड़ा भावुक किस्म का इंसान, लेकिन उसको कुछ विशेष संवाद तो नहीं दिया गया है, परंतु गौण रूप से उसने एकांकी के स्वरूप निर्धारण में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए रमेश की सहायक पात्रों में से एक है। और सहायक पात्रों में मान सकते हैं गौरी को भी सहायक पात्रों में माना जा सकता है, क्योंकि गौरी अगर देखें तो गौरी के बारे में बताते समय कमला कहती है कि वह बड़ी हंसमुख है, उसके आने के बाद मुझे सखी सहेलियों की कमी तनिक भी महसूस नहीं होती। इसलिए गौरी का चरित्र भी बड़ा ही अच्छे तरीके से एकांकीकार ने प्रस्तुत किया है। तो ये हुआ पात्रों का चरित्र चित्रण। यदि हम इन्हें पॉइंट वाइज अगर देखना चाहे तो आप देखेंगे कि जीवनलाल के चरित्र की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। वो सबसे बड़ी चीज है कि वो तो आप उनकी आयु 50 वर्ष है, वो सब तमाम चीजें हैं, पर आप लिख सकते हैं वो धनवान। वो कहते हैं ना प्रमोद से कि झोपड़ी में रहकर महल से नाता। दूसरा कह सकते हैं कि लोभी है, उनके अंदर एक गुण है लोभ का, कि किस तरह से लालच के वशीभूत होकर के वह बार बार वो ऐसा महसूस कराना चाहते हैं कि अगर तुम झोपड़ी में रहने वाले हो तो तुमने महल से नाता क्यों जोड़ा। और उनका लालच ही है जो ये कहता है कि जब 5000 रुपए तुम मेरे हाथ पर रख दोगे तभी तुम्हारी महल में। तो और एक तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा आप देख सकते हैं उनके चरित्र का, संवेदनहीनता। कितना संवेदनहीन स्वभाव है, कितना संवेदनहीन स्वभाव है। वह तनिक भी ध्यान नहीं देता कि कितनी भावनाएं आहत हो कि उसके इस कमला दुखी होगी, प्रमोद दुखी होगा, कमला की मां दुखी होगी, पर भावनाओं की तनिक भी कदर नहीं करता। तो बड़ा ही संवेदनहीन है, ठीक है ना। और अंत में जाकर के कहता है इंसानियत और शराफत। जब उसकी बेटी विदा नहीं होती तो कहता है शराफत और इंसानियत भी तो कोई चीज होती है। तो ये तीन महत्वपूर्ण इसके चरित्र के गुण हैं, आप कह सकते हैं। तो आप चरित्र के दौरान तीन बिंदुओं को ध्यान में रख करके जीवनलाल का चरित्र कर सकते हैं। अगला प्रमुख चरित्र जैसा मैंने बताया था राजेश्वरी की सबसे बड़ी बात है कि वह ममतामयी है, उसके अंदर ममतामयी है, वह माँ है, वह अपने बेटी और बहू को अलग अलग नहीं समझती। वह एक ऐसी मतलब उसके अंदर ममता भरी हुई, वो भावनाओं को समझती है। और दूसरी चीज कहते हैं कि वह भावुक भी है। भावुक माने भावनाओं को समझने वाली। भावुक का अर्थ है भावनाओं को समझने वाली। अब ये देखिए उसे ये पता है, वो कितनी आसानी से कहती है कि मुझे पता है कि मैं जितनी बेचैनी से अपनी बेटी गौरी का इंतजार कर रही हूँ, उतनी ही बेचैनी से कमला की माँ भी कमला का इंतजार। तो कितना संवेदनशील है। जहाँ एक तरफ जीवनलाल संवेदनहीन है, यहाँ ये कितनी संवेदनशील है। तो आप ये कह सकते हैं संवेदनशील, वो संवेदनाओं को समझती है। तो और बड़ी समझदार है। एक पॉइंट एक विशेष केंद्र ये भी है, वो बड़ी समझदार है। उचित अवसर आने पर अपने पति को समझाने का पूरा प्रयास करती है। जैसे ही जीवनलाल शराफत और इंसानियत की दुहाई देने की बात दुहाई देता है, ऐसे तुरंत कह देती है कि जैसा तुम व्यवहार अपनी बेटी के लिए चाहते हो
क्या तुमने ऐसा व्यवहार किया? तो वो तुरंत प्रेरित करती है जीवनलाल को, जीवनलाल को प्रेरित करती है कि वो समझे इस सही और गलत। तो इस तरह से वो बड़ी समझदार है, बुद्धिमान है। तो ये इन बिंदुओं को भी समायोजित कर सकते। अब बात आती है प्रमोद की। प्रमोद पढ़ा लिखा है, समझदार है, बड़ों का आदर करता है, तो समझदार है, योग्य भाई है। अब वो भाई ऐसा है जो अपनी बहन से प्रेम करता है और उसको अपने घर ले जाने के लिए वह अपने मकान को भी बेचने के लिए तैयार आता है। तो दिखाता है कि वह अपनी बहन की भावनाओं की कितनी कद्र करता है। तो और ये कहा जा सकता है बड़ों का सम्मान करने वाला है, तमाम तरह की बड़ों का आदर करने वाला। अब यहाँ यदि हम देखें तो जीवनलाल तमाम ऐसी बातें कहते हैं जिनको सुन करके जो अपमानजनक है। जैसे कहता है कि मेरा बेटा बड़ों के मुंह नहीं लगता, तो मतलब ऐसी तरह की बातें करता है जीवनलाल जिससे कोई भी व्यक्ति आहत हो सकता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी तब भी जीवनलाल का उतना ही सम्मान करता है। कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोलता जो बड़ों के लिए अपमान बोधक हो या अपमान सूचक शब्द हो या उन्हें बुरा लगे या कोई व्यंग्य नहीं बोलता। इस प्रकार से ये देखिए तो प्रमोद शुरू से एकांकी की शुरुआत में भी अंत तक वह बड़ा ही विनम्र है, बातों को कहने की कोशिश करता है, कहीं कहीं तार्किक बातें कहने का प्रयास करता है, परंतु उसके कथन में तनिक भी व्यंग्यात्मकता नहीं है, तनिक भी ऐसा अपमान करने का भाव नहीं है। तो इसलिए वो बहुत पूरे एकांकी के दौरान जीवनलाल बहुत खरी खोटी सुनाता है, फिर भी वो उसको सम्मानित। फिर आगे चलते हैं कमला। कमला का चरित्र आपने देखा बहुत ही थोड़ा सा चरित्र है, लेकिन कमला कितनी मतलब कहते हैं कि बड़ी ही परिवार का ध्यान रखने वाली है। तो ये कह सकते हैं परिवार का ध्यान रखने वाली है, एक पॉइंट। दूसरा ये कह सकते हैं वह प्रमोद से मना करती है मकान न बेचना, विमला की भी शादी करनी है, रहने का वही एक ठिकाना है। तो ये बताता है कि कितनी समझदार है, समझदार। फिर वह भी बड़ों का आदर करने वाली है, संस्कारी है, सभ्य है। वो जब आते हैं तो वो तुरंत वह माने कब इतना जीवनलाल के कहने के बाद भी वह कहती है कि जीवनलाल थोड़ा जल्दी स्वभाव, ऐसा कह करके वो कहीं भी उनका अपमान नहीं करती कि वो कितने बुरे हैं क्या है। तो इस तरह से ये कहा जाए तो बड़ों का सम्मान करती है। ठीक है, तो एक संस्कारी सभ्य बहू का चरित्र प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो ये प्रमुख पात्रों का चरित्र। तो ठीक है, अब इसके बाद फिर बाद में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। आगे के वीडियो में हम बहू की विदा एकांकी की शीर्षक के संदर्भ में और उद्देश्य के संदर्भ में बातचीत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।